स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट्स जो हैं वो चैप्टर 8 की स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बोर्ड के पेपर में ज़्यादातर एग्जांपल्स आती हैं या फिर असाइनमेंट्स आती हैं। न्यूमेरिकल थोड़े कम ही रेशो रखते हैं वो, तो इसलिए आपने असाइनमेंट्स कोई भी नहीं छोड़नी किसी चैप्टर की भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट नंबर 1 से। एस्टिमेट द नंबर ऑफ एयर मालिक्यूल्स। ठीक है, उन्होंने कहा जी एस्टिमेट द नंबर ऑफ एयर मालिक्यूल्स। हमने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स फाइंड करने हैं। याद रखिएगा, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर। पहला टारगेट आप जहन में रख लें। ठीक है, तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन अ रूम, कैपेसिटी ऑफ 20 वी। वॉल्यूम उन्होंने दिया हमें 20 क्यूबिक मीटर। एट टेम्परेचर टी दे दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है इसको लेके जाते होते हैं केल्विन में, तो 273 प्लस 27 इज इक्वल टू 300 केल्विन। इसी तरह प्रेशर उन्होंने दे दिया है। प्रेशर कितना है 1 atm। तो इस चैप्टर में हमने इसको पास्कल में रखना है। 1 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। 1.013 कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास दो चीज़ें होती हैं। या तो आप क्या करें, पहले मोल्स निकाल लें PV इज इक्वल टू nRT से, और फिर उसको रिपोर्ट कर दें एवोगैड्रोस नंबर वाली इक्वेशन में। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ड्राइव करके मैं बता देता हूँ। PV इज इक्वल टू nRT, और PV इज इक्वल टू n की जगह हम लिख लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर इंटू R इंटू T। ये मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू R ओवर NA इंटू T, या फिर PV इज इक्वल टू n इंटू KT। ये आपके पास R ओवर NA KT की को रख दिया मैंने, ये डेरिवेशन भी है। चले आपकी रिवाइज हो जाएगी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ये, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 23, 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस 23। ये भी कर सकते हैं आप, वो वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। यानी आप नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे और फिर उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी इक्वेशन आपकी हो जाती है। तो ये यहाँ पर जो कैपिटल M है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो PV डिवाइडेड बाय KT। वैल्यूज पुट कर देते हैं। P आपके पास 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 है, और वॉल्यूम 20 है, डिवाइडेड बाय 1.38 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 10 टू पावर माइनस 23, और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो इन सबको कैलकुलेट करने से आ जाता है आपके पास 4.9 इंटू 10 टू पावर 26। एक मेथड ये है। दूसरा आप वो वाला मेथड भी लगा सकते हैं जो आपको आसान लगता है। ठीक है, क्योंकि आप बुक्स में ये इक्वेशन भी यूज़ हुई है, PV इज इक्वल टू NKT, जो कि आइडियल गैस की एक रिफॉर्म इक्वेशन है। आप चाहें तो ये इक्वेशन भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो ये वाली PV इज इक्वल टू nRT करके उसके बाद भी आप फाइंड कर सकते हैं। उसमें पाबंदी किसी किस्म की नहीं होती। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 आ गई। उम्मीद है ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इसका। असाइनमेंट नंबर 2 थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, डेरिवेशन टाइप है। सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। यानी हम एक गैस ले लेते हैं किसी कंटेनर में, और उसका वॉल्यूम कहते हैं V है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम जो है V1 कितना,
इसको उन्होंने कंप्रेस किया, प्रेशर डाला और वॉल्यूम कितना हो गया, V2 कितना हो गया, पहले वॉल्यूम का थर्ड वॉल्यूम हो गया। ये उन्होंने हमें पहला डेटा दिया हुआ है। तो सपोज कर लेते हैं जो हमें V1 क्या है, V2 कितना है, V/3, यानी पहले वॉल्यूम का थर्ड पार्ट। और प्रेशर उन्होंने दिया है कांस्टेंट प्रेशर 2.25 इंटू 10⁵ प्रेशर उन्होंने दे दिया 2.25 इंटू 10⁵। ड्यूरिंग कंप्रेशन 200 जॉल ऑफ वर्क इज डन। W अब हमें दिया हुआ दूसरी चीज 200 जॉल। फाइनल वॉल्यूम हमने पता करना है। स्टूडेंट्स, इसमें अब हम देखते हैं कि जो वर्क है उसको कैसे लेंगे। इसके लिए हमें वैसे कौन सा फार्मूला लगेगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन वाला, W = P डेल्टा P। लेकिन यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमने चूँकि प्रेशर अप्लाई किया, हमने खुद काम किया है सिस्टम पर, ठीक है। जब सिस्टम पर खुद काम किया जाता है तो वो नेगेटिव होता है। W हम कैसा लेंगे, नेगेटिव। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये आपने साइन कन्वेंशन पढ़ी हैं। जब सिस्टम पर वर्क होगा तो फिर वर्क डन नेगेटिव लेंगे। बाकी यही फार्मूला आपका चलना है। इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, -W = P डेल्टा V, या फिर -W = P इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। या फिर इसको लिख लेते हैं माइनस प्रेशर की वैल्यू लिख लेते हैं 2.25 इंटू 10⁵। V2 मैंने कितना लिया, V/3, माइनस V1 कितना लिया, V। तो -W = 2.25 इंटू 10⁵। और ये देखें LCM लें तो बनता है -2/3 इंटू V बन रहा है। माइनस, अब माइनस से कैंसिल कर सकते हैं आप। हमें क्या चाहिए जी, फाइनल वॉल्यूम चाहिए, ये वाला V2 जो है, सॉरी वॉल्यूम चाहिए। पहला वॉल्यूम कितना था, 3 को इधर ले आए, ये आपको दिया हुआ है वर्क डन 200 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 आके डिवाइड हो गया, और इंटू 2.25 इंटू 10⁵ आपके पास ये भी इधर आकर डिवाइड हो गया है। सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। इन सब को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना आ जाता है, 600 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 2.5, 5 इंटू 10⁵। 5 को भी कैंसिल कर सकते हैं आप, इसको मैं V का नाम दे रहा हूँ। तो वॉल्यूम आपके पास जो फाइनल है वो बनेगा 2.25 का मतलब क्या होता है, 4.5। तो ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ रहा है 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴ क्यूबिक मीटर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या काम की बात नोट करनी है, सिस्टम पर काम हुआ है या सिस्टम ने काम किया है। क्योंकि हमने प्रेशर डाला तो सिस्टम पर काम हुआ है। जब सिस्टम पर काम होता है तो फिर वर्क डन जो है वो नेगेटिव लिया जाता है, इसलिए मैंने वर्क डन जो है वो नेगेटिव लिया है। और आपको कैसे पता चला, हमने वर्क डन प्रेशर वाला फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि हमने प्रेशर वॉल्यूम जो वर्क डन की रिलेशन ड्राइव किया था, उसी में क्या होता है, गैस को कंप्रेस किया जाता है या एक्सपेंड किया जाता है। जो सिस्टम पर काम होता है उसको हम चेक करते हैं। असाइनमेंट नंबर 3, a cup is filled with hot tea with a spoon of string purpose. Initially the tea has internal energy आपके पास आ गई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही आपके जहन में फ़ौरन आएगा। इंटरनल एनर्जी उन्होंने दे दी है 200 जॉल, while the cooling
इट लूज 150 किलो जूल ऑफ हीट। क्यू उसने लूज़ कर दिया है, मैं उसको आपको समझाता हूँ। 150 जूल ऑफ उसने लूज़ किया है, क्यू ये भी सारा कुछ मैं बताता हूँ। तो -50 में आ जाएगी। द स्पून डज 25 किलो जूल ऑफ वर्क। स्पून ने क्या किया, वर्क किया 25 किलो जूल ऑफ वर्क while stirring. Find the change in internal energy of the tea and final internal energy of the tea. तो हमने क्या फाइंड करना है, इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमें क्या क्या दिया है आप देखें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक कप ऑफ टी है, ठीक है, जो कि इतना उसमें टी जो है वो भरी हुई है और उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है, 200 जूल है। अब उसको ठंडा करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्टिर किया है, स्टिर की हेल्प से। तो इसने कितनी एनर्जी लूज कर दी, -150 जूल ऑफ हीट इसने लूज कर दी। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी। फाइंड द चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द टी एंड फाइनल एनर्जी ऑफ द टी। तो हमें ये 200 जूल ये दी नहीं हुई, हमें क्या फाइंड करना है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द टी एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द टी। ये एक तो डेल्टा U फाइंड करनी है और दूसरा हमें फाइनल इंटरनल एनर्जी भी फाइंड करनी है, U2 कह देता हूँ मैं उसको। फिर जो उन्होंने हमें दी थी वो है U1, जो इनिशियल इसकी एनर्जी थी ना, जितना चाय का कप गर्म था वो इसकी इंटरनल एनर्जी थी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी वो थी 200 जूल। 10 किलो जूल है, इसको हम ले जाते हैं जूल में, तो U1 कितनी होगी, 200 इंटू 10⁻³ किलो जूल। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर Q क्या हो रही है, सिस्टम को छोड़ रही है, Q नेगेटिव होगी। क्यों, Q जब हमने पढ़ा हुआ है अगर सिस्टम के अंदर हीट इंटर हो रही है तो पॉजिटिव और बाहर जा रही है तो नेगेटिव। क्यों लिखेंगे जी, हीट इज लीविंग सिस्टम, इसलिए Q हमने नेगेटिव लेना है। वर्क डन तो पॉजिटिव ही होगा। तो चलें सबसे पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, -W माइनस Q, पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ, Q प्लस W। तो डेल्टा U कितनी आ जाएगी, डेल्टा U हमारे पास आ जानी है -150 -25। देखें ये -125 लिख दी मैंने, क्यों, क्योंकि Q क्या है, नेगेटिव है। आप आसानी के लिए इधर माइनस लिख सकते हैं। ओके, इन दो को ऐड करते हैं तो -175 जूल जो फाइनल इसकी इंटरनल एनर्जी थी। अब वो कह रहे हैं फर्स्ट एनर्जी, तो उन्होंने कहा इतनी थी चाय की जब चाय बनाई गई, फर्स्ट एनर्जी जब उसको ठंडा किया गया तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। तो डेल्टा U तो हमारे पास आ गया है, हम कह सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। ठीक है, इसको मज़ीद सेट करें तो डेल्टा U प्लस U1 इज इक्वल टू, मैंने फाइंड करनी है U2, क्योंकि चेंज इंटरनल एनर्जी मेरे पास है -175 प्लस 200 इनिशियल थी इसकी, देखें ये वाली, तो U2 कितनी होगी, 25 जूल। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक कप ऑफ टी है जिसकी इंटरनल एनर्जी है वो 200 जूल है,
उसको ठंडा किया गया बाय स्टीयरिंग प्रोसेस। तो स्टीयरिंग प्रोसेस से उसकी जो इंटरनल एनर्जी है या उसके अंदर से हीट जो निकली है वो -150 जॉल निकल गई है। और इस स्पून ने कितना काम किया? स्पून ने किया 25 जॉल ऑफ वर्क। हमसे कहा जा रहा है जब ये ठंडी होगी चाहे तो इसके अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, हमने उसकी इंटरनल निकाल ली Q प्लस W। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है कि इसकी जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो भी बता दें। पहले थी 200 और इसने 175 क्या कर दी? लूज़ कर दी। जब 175 लूज़ करेगी तो उसके पास बाकी एनर्जी कितनी रहेगी? अब चलते हैं असाइनमेंट नंबर 4 की तरफ। असाइनमेंट नंबर 4 जो है वो हमारे पास कुछ ऐसा है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट क्या होती है? आपके पास कोई हीट इंजन अगर है उसको आप देते हैं Q1 हीट देते हैं, वो इसको कुछ हिस्सा यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर देता है और बाकी जो है वो रिजेक्ट कर देता है सोर्स को, सिंक को। ये Q2 हो गई। और किस टेम्परेचर पे देता है? हाई टेम्परेचर यानी कि T1 पे। और ये जो सोर्स का टेम्परेचर C1 और T1 और सिंक का टेम्परेचर T2। ये टोटल सिनेरियो होता है। अगर हम हीट इंजन को Q1 हीट देते हैं वो उसका कुछ हिस्सा हीट इंजन यूज़ कर देता है वर्क डन में और बाकी जो है वो रिजेक्ट हो जाता है Q2 में। चलें आप देखते हैं उन्होंने क्या कहा। A heat engine is working with thermal energy of 40%। थर्मल एनर्जी का मतलब ये हीट इंजन किस पे काम कर रहा है जी? इसको ये हीट पे काम कर रहा है। एफिशिएंसी उन्होंने दे दिया 30%, 40%। इट रिसीव 4 किलो जूल हीट फ्रॉम दी फर्नेस। जो ये रिसीव करता है हीट उसको हम Q1 से डिनोट करते हैं 4 किलो जूल है, या इसको कह सकते हैं 4 × 10⁻³ जूल है। ठीक है, आप इसको 4000 जूल भी कह सकते हैं। What wastage heat does it reject? इसने कितनी हीट जो है वो रिजेक्ट की होगी? देखें Q1 उसने हीट ली, इतना उसने काम तो उन्होंने नहीं बताया कितना किया, बाकी जो है उसने रिजेक्ट कर दी इसकी तरफ। स्टूडेंट इसके लिए ईटा का बहुत से फार्मूले भी हैं। एक तो ये फार्मूला है, दूसरा फार्मूला आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ईटा इज इक्वल टू 1 - Q2/Q1। दूसरा फार्मूला होता है 1 - T2/T1। यहाँ टेम्परेचर की बात नहीं है तो ये फार्मूला नहीं चलने वाला। हमें दी हुई है Q1 और ईटा दिया है, इसका मतलब है कि हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला लगा लेते हैं दिस वन। तो ईटा इज इक्वल टू 1 - Q2/Q1। ये उन्होंने हमें दी हुई है 40%, मतलब 40 पहले मैं पुट कर देता हूँ इज इक्वल टू 1 - Q2 उसने नहीं दी, पूछ रहा है हमसे Q1 हमें दी है 4000 का जॉल। 40% को मैं लिख सकता हूँ 0.4। कैसे? 400 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 40/100, तो ये 0.4 आ गया इज इक्वल टू 1 - Q/Q2 डिवाइडेड बाय 4000। 0.4 को मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। Q2/400, सॉरी 4000 है ये, इज इक्वल टू 1 - 0.4। तो देखें आप Q2 कितनी आ जाएगी? ये आ रही है 0.6। 4000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 हमारे पास ये आ गई है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगी हीट एनर्जी। Q2 इज इक्वल टू 4 6 24, 24 आया, 3 0 की जगह 1 0 2 0 लगाऊंगा मैं, तो ये आपके पास जॉल में इतनी एनर्जी आ गई है।
कन्वर्ट करना चाहते हैं 1000 है तो किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसने किलो जूल में दी थी ना हीट, तो मैंने फिर तब किलो में कन्वर्ट किया। अगर वो जूल में देता मैं जूल में ही रहने देता। ओके, असाइनमेंट नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 5 की तरफ। असाइनमेंट नंबर 5, असाइनमेंट नंबर 5 हमारे पास रिलेटेड है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये किसके इक्वल होता है, Q1 डिवाइडेड बाय W, जो हीट रिजेक्टेड होती है। चलें इसको पहले पढ़ते हैं, फिर आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ। टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रूम टेम्परेचर इज T1 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर टेम्परेचर कितना है, T2, T की बात कर रहे हैं वो। जो रेफ्रिजरेटर के अंदर वाला टेम्परेचर होता है उसको हम T1 से डिनोट करते हैं। ये कितना होता है, टू रूम टेम्परेचर से ज़ाहिर है थोड़ा सा कम होगा, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, T2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। और सराउंडिंग का उन्होंने टेम्परेचर बताया, वो कितना है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना है, ये T2 होगा और ये T1 होगा। T1 प्लस 273, ये दो टेम्परेचर आ गए। अब वो आपसे क्या कहते हैं, क्या पता करें जी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ठीक है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा होता है, चीज़ों को ठंडा कर रहा होता है, उसका कंप्रेसर बाहर हीट फेंक रहा है, तो वो कह रहे हैं कि वो कितनी हीट बाहर को फेंकेगा। तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ होना है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर दिए हुए सारे, तो मैं इसके लिए फिर टेम्परेचर वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू Q1 ओवर W1। Q1 का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, दी नहीं हुई ना हमसे पूछी जा रही है, तो फिर हम इसको कुछ ऐसे कर देते हैं, T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, T1 माइनस T2। स्टूडेंट यहाँ पर कोई टेम्परेचर भी नहीं दिए, जस्ट उन्होंने डेरिवेशन का कहा था तो हमने वो कर दिए। ठीक है, आपको सिर्फ ये समझना होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में जो रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो वो हमारे पास होता है T2, कैपिटल T2, और जो बाहर टेम्परेचर होता है वो कैपिटल T1 से डिनोट करते हैं। लास्ट जो हमारे न्यूमेरिकल होगा वो होगा एंट्रोपी से रिलेटेड, लेकिन अभी चूंकि इंजन की बातें हो रही हैं तो इंजन जो है उसी को हम देखेंगे। असाइनमेंट नंबर 6, एंट्रोपी की बातें करते हैं। एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा S इज इक्वल टू Q ओवर डेल्टा T। ओके, a body 150 डिग्री सेंटीग्रेड undergo reversible reaction of isothermal process, यानी यहाँ पर देखें T उसने दे दिया 150 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में इसको लेके जाना चाहते हैं तो ले जाएं, प्लस ये कितना आ जाएगा, तकरीबन 423.15 केल्विन। अच्छा, एनर्जी रिमूव बाय इन दिस प्रोसेस इज 7373 जूल। तो इसमें हीट एनर्जी कितनी रिमूव हुई है, Q कितना रिमूव हुआ है, 2773 जूल।
फाइंड दी एंट्रोपी चेंज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चेंज इन एंट्रोपी यानी पता करनी है। देखें ये भी दिया हुआ ये भी दिया है, तो सीधी सीधी आपने क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। अब यहाँ पर हीट रिमूव हुई है तो फिर आपको पता है हीट क्या लेंगे, नेगेटिव, और कितने आ जाएगी 7373 डिवाइडेड बाय 423.15। तो चेंज इन एंट्रोपी कितनी आ रही है, -17.42 जॉल पर केल्विन। अब देखें यहाँ पर डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव आ रही है। जब हमने पढ़ा हुआ है सिस्टम्स से हीट रिमूव की जाती है तो फिर एंट्रोपी नेगेटिव होती है सिस्टम के अंदर। यानी एंट्रोपी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, अगर हम किसी चीज़ को ठंडा कर रहे हैं उसमें डिसऑर्डर थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। डिसऑर्डर कम होगा तो एंट्रोपी कम होगी। एंट्रोपी क्या होती है, बेसिकली मेजरमेंट डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डर मेजर करने का नाम क्या होता है, एंट्रोपी। यहाँ पर अगर पॉजिटिव होने का मतलब होता है एंट्रोपी के सिस्टम में डिसऑर्डर बढ़ रहा है, पॉजिटिव है ये। नेगेटिव होने का मतलब है कि सिस्टम का डिसऑर्डर कम हो रहा है।